न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। आरक्षण पर भूपेश बघेल का हमला, बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर। गुजरात कथित मनरेगा घोटाले में कांग्रेस नेता हीरा जोतवा और उनके बेटे समेत 3 गिरफ्तार। दिल्ली GTB अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर पर हमला। तो खबरें विस्तार से। आरक्षण पर भूपेश बघेल का हमला, बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर रही। दिल्ली में कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण नीति को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी सरकार आरक्षण और पिछड़ा वर्ग विरोधी है और वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी आरक्षण और पिछड़ा विरोधी है। यह इस बात से स्पष्ट है कि सरकार 25 जून 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी कर रही है। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में पिछड़े वर्गों के लिए 14% आरक्षण आवंटित किया गया था, जिसे 2003 में 27% कर दिया गया, लेकिन न तो उमा भारती और न ही शिवराज सिंह चौहान ने इसे लागू किया। जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़े विरोधी है और इसका अभी ताजा उदाहरण 25 जून 2025 को अभी जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसका पालन ये सरकार नहीं कर रही है। जबकि इसके पहले 1994 में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 14% पिछड़े वर्ग दिया गया था, 2003 में 27% का प्रावधान किया गया था। उसे न उमा भारती ने लागू किया, न शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया और कमलनाथ जी ने फिर से 27% आरक्षण का अध्यादेश भी जारी किया और उसके साथ साथ विधानसभा में पारित किया और राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए। इस बीच में सरकार चली गई। इसके बाद अब मोहन यादव जी की सरकार है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन आरक्षण वो लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 2022 में 2 दिसंबर 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से 27% आरक्षण का फैसला किया गया और राज्यपाल ने, तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने ये कहा था, मैं एक दिन भी इस बिल को नहीं रोकूंगी। ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा, व्यक्तिगत तरफ से मुझे कहा और मैंने सारे सीनियर मिनिस्टर को सारी प्रक्रिया पूरा करके रात को 9 बजे उनके पास भेजा और उन्होंने कहा मैं अध्ययन करूंगी। और राज्यपाल बदलने के बाद भी अभी तक के 3 साल हो गए अध्ययन ही कर रहे हैं। तो आपने कहा मोहन भागवत के बयान। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात कथित मनरेगा घोटाले में कांग्रेस नेता हीरा जोतवा और उनके बेटे समेत 3 गिरफ्तार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हुए कथित घोटाले के मामले में गुजरात में बड़ा एक्शन लिया गया है। कांग्रेस नेता हीरा जोतवा और उनके बेटे दिग्विजय जोतवा को गिरफ्तार कर लिया गया है। भरूच के SP मयूर चावड़ा ने इस मामले में जांच के अहम बिंदुओं की जानकारी दी। SP चावड़ा ने बताया है कि मनरेगा में अवैध काम का संदेह होने पर भरूच DDO ने 56 गांवों में प्राथमिक जांच शुरू की थी। 11 गांवों के सर्वेक्षण के बाद यह पाया गया कि सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया गया है। शिकायत दर्ज होते ही डिप्टी SP की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित की गई। टीम ने उन स्थानों का निरीक्षण किया जहां निर्माण कार्य हुए थे। आज के नाम सबके पराजित परेशान थी कूली ने बोलो सत्य परेशान थी सके, पराजित न थी सके। સત્યનો વિજય જ રહેશે। તપાસ બરાબર ચાલે છે અને વિશ્વાસ છે પોલીસ ઉપર, તંત્ર ઉપર, જે હશે બહાર આવીશ। બોલતો નટુ ભાઈ આગળ બેસે। હા બાજુમાં નહીં ચાલશે। આ છોકરાને બેસાડો ભાઈ। નટુ ભાઈ આગળ બેસો। તું પાછળની ગાડી લે, તમે પાછળની ગાડી લે, બંધ કરી દો। સાહેબ હાથ લઈ લેજો। તમે આવી ગયા ને?
जी स्टार्ट सर। भरूच में मनरेगा योजना में किसी तरह की गैररीति हुई है, इसका डाउट आते ही डीडीओ श्री भरूच ने एक प्राइमरी इंक्वायरी शुरू की। ये प्राइमरी इंक्वायरी भरूच के 56 विलेजेस में शुरू करी गई, जिसमें से प्राइमरी लेवल पे 11 विलेजेस का उन्होंने सर्वे किया और उनको पता चला कि इसमें गवर्नमेंट मनी साइफन हुआ है और वो भी गलत तरीके से। उस कंटेक्स्ट में उन्होंने भरूच पुलिस को एक कंप्लेन दी और उस कंप्लेन के बेस पे भरूच शहर ए डिवीजन में एक एफआईआर दर्ज हुई, फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट, साइफनिंग गवर्नमेंट मनी इलीगली और एक कॉन्स्पिरेसी। ये गुना दर्ज होने के बाद, गुना काफी बड़ा था और काफी डिटेल में था, डॉक्यूमेंटेशन काफी था, इसलिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना करी गई। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सुपरवाइज कर रहे एक डीवाईएसपी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं आरएम मसावा। उनकी प्राइमरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में हमने गांव के सरपंच, गांव के तलाटी, पंचायत ऑफिस में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी, उसी ऑफिस में काम करने आउटसोर्स के अन्य कर्मचारी और जहां से मटेरियल आता है वो मटेरियल सप्लाई करने वाली अलग अलग एजेंसियों को इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया, उनके स्टेटमेंट लिए गए। ये स्टेटमेंट लेने के बाद हमारी टीम उस जगह पे गई जहां पे ये काम नहीं हुए हैं या आधे हुए हैं या उसमें कुछ और तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। उस जगह पे जाके उसका पंचनामा करने के लिए पूरी प्रोसेस करी गई और टेक्निकली ये पाया गया कि जो मटेरियल यूज हुआ है वो मटेरियल जिस तरह से बिल रखे गए उस तरह से नहीं है, एक। और दूसरा, वो बिल में जो मनरेगा योजना के अंदर रेशियो होता है 60:40 का, वो रेशियो मेंटेन नहीं किया गया। कहीं पे काफी सारा मटेरियल यूज किया गया, कहीं पे मैन पावर की जगह मशीन पावर यूज करके काम किया गया और कहीं पे काम ही नहीं हुआ है। इस कंटेक्स्ट में प्राइमरी हमारे जो दो एजेंसीज थी, जलाराम एजेंसी और मुरलीधर एजेंसी, इन दो एजेंसी के प्रोप्राइटर जो अभी भाग रहे हैं उनकी सारी डिटेल हमने इकट्ठा करी। सारे गवर्नमेंट मनी जिस जिस अकाउंट में गए, वहां से कहां साइफन हुए, ये सारी डिटेल हमने आइडेंटिफाई करी और बाद में हम नतीजे पे आया कि इसमें मात्र ये दो एजेंसी नहीं, अन्य काफी लोग भी शामिल है। इसीलिए पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद हमने कल रात को सोमनाथ से हीरा जोटवा नाम के आदमी को अरेस्ट किया है, जो ये एजेंसीज किसी और के नाम से चला रहे थे और ये जो गवर्नमेंट मनी है वो उनके और उनके रिलेटिव के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए हैं। उसके अलावा कल ही एक टेक्निकल सुपरवाइजर है हासोर तालुका का, जो ये सारे फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट बनाता था, गलत साइंस करता था और ग्राउंड के ऊपर काम खत्म हो गया है वो गलत तरीके से बता के गवर्नमेंट में रिपोर्ट करता था और फिर गवर्नमेंट पैसे रिलीज करवाता था। ये बंदा है राजेश टेलर, ये आउटसोर्स का बंदा है, आउटसोर्स का एम्प्लॉय है और उसको हमने कल अरेस्ट किया है। उसके अलावा श्री हीरा जोटवा के बेटे दिग्विजय जोटवा, उसका इन्वॉल्वमेंट भी इस तरह से पाया है कि यहां का जो गवर्नमेंट का पैसा है वो ये दो एजेंसी से उसके प्राइवेट अकाउंट और उसके कंपनी अकाउंट में गिरा है और उसने पर्सनल यूज के लिए ये पैसा यूज किया है। उसको अभी हमने गिर सोमनाथ से अरेस्ट किया है। अभी तक इस केस में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है और हमारा एविडेंस पॉइंट ऑफ व्यू, गलत जॉब कार्ड बनाना, जो जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनकी साइन लेके उनके अकाउंट में पैसा डालना, उस अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में डालना और वहां से पर्सनल यूज के लिए डालना, इस तरह से पूरा जो गवर्नमेंट मनी इलीगली साइफन हुआ है, ये पूरी चैनल हमको मिली है और उस बेस पे हमने 3 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। आगामी समय में और जिन जिन का इन्वॉल्वमेंट आएगा उन लोगों को इस केस में अरेस्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्यवाही करी जाएगी। बढ़ती अगली खबर की ओर। दिल्ली जीटीबी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर पर हमला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर और आरडब्ल्यूए के मुख्य संरक्षक डॉक्टर कुलदीप कुमार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया है। घटना को लेकर डॉक्टर कुलदीप कुमार ने बताया है कि आरडब्ल्यूए की पूरी टीम नियमित दौरे पर थी। इससे पहले कैंपस में छेड़छाड़ और हत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।
जिससे हम छात्रों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। इसीलिए हम कैंपस में नियमित निगरानी करते हैं। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोग आए और बिना किसी उकसावे के हमारे साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने मुझ पर हमला भी किया। केर सिंह है, मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जीटीबी हॉस्पिटल कैंपस का प्रेसिडेंट हूँ। क्या वारदात हुई सर, डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है और क्या वजह रही? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है आज शाम के टाइम। एक्चुअली डॉक्टर साहब डॉक्टर कुलदीप यहाँ पे प्रोफेसर है मेडिसिन में और आजकल ये वार्डन भी हैं, तो ये रोजाना रूटीन की तरह जैसे रूटीन में राउंड लेते हैं, आज भी राउंड पे थे और आरडब्ल्यूए के चीफ पैटर्न भी हैं, तो आरडब्ल्यूए की पूरी टीम भी इनके साथ थी और पहले हॉस्टल की तरफ जो रोड है उसका राउंड लिया था। उसके बाद हम कैंपस की तरफ राउंड ले रहे थे, तो 9 बजे के आसपास 8:30 और 9 के बीच में 3-4 लड़के बाइक पे आते हैं, 2 बाइक पे। जब उनको वहाँ पे रोका गया और उनसे पूछा गया तो वो रुके नहीं और वो गाली देते हुए आगे निकल गए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को फोन करके गेट को बंद करवाया गया और जब पूरी टीम गेट पे पहुंची तो वहाँ पे जब उनसे इंट्रोगेट किया गया, पूछा गया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब देने की बजाय गाली गलौज करने लगे। और जब डॉक्टर साहब ने उनको समझाया कि भाई ये तो सरकारी कैंपस है, यहाँ पे ऐसे अलाउड नहीं है आउटसाइडर्स का, तो वो गाली गलौज उन्होंने और अपनी बढ़ा दी और डॉक्टर साहब के ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। उनके हाथ में कोई लिक्विड की एक कैन थी जो पन्नी के अंदर थी, पॉलीथीन के अंदर थी। पॉलीथीन के अंदर कुछ और भी सामान था भारी, तो वो हिट कर दिया सिर के ऊपर, तो उससे डॉक्टर साहब के जो सिर में है वो काफी ब्लीड हो गया। उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आई मौके पर? पुलिस आई है मौके पे। एसएचओ को फोन किया, पहले पीसीआर को फोन किया, उसके बाद एसएचओ साहब भी आ गए थे मौके पे और एसएचओ साहब उनको ले गए थे अपनी जिप्सी में बिठा करके। अभी वो तीनों थाने में ही हैं। उनमें से एक अपने आप को एएसआई बताता है कि मैं दिल्ली पुलिस में एएसआई हूँ और वो हमें थ्रेटनिंग भी दे रहा था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी तो ऊपर तक पहुँच है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या स्ट्राइक पे जा सकते हैं डॉक्टर्स या सिक्योरिटी की कोई मांग कर सकते हैं? सिक्योरिटी की मांग हम काफी दिनों से कर रहे हैं और उसमें हमने कहा है कि भाई हर एक गेट के ऊपर एप्रोप्रिएट जो नंबर है सिक्योरिटी का वो होना चाहिए कैंपस के अंदर, क्योंकि कैंपस एक बहुत बड़ा वास्ट कैंपस है, उसके हिसाब से वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत कम है। तो यही कारण है कि वहाँ पे जो तादाद है वो लोगों की आवाजाही है वो ज़्यादा रहती है और जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी गार्ड की जो संख्या है वो बहुत कम है, उसको देखते हुए। कुलदीप कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एंड वार्डन ऑफ बॉयज हॉस्टल, 2 हॉस्टल्स राइट नाउ, एंड चीफ पैटर्न हूँ मैं, मुख्य संरक्षक जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसका। सर ये क्या वारदात थी? कुछ लोगों ने हमला किया बताया? नहीं, हमला नहीं किया। एक्चुअली हम लोग रूटीन सिक्योरिटी उस पर राउंड पे थे, पूरी टीम थी हमारी आरडब्ल्यूए की और मैं भी था। ये कुछ आउटसाइडर, चूंकि कुछ आउटसाइडर जो है कैंपस में न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कोई उल्टा सीधा काम करते हैं। और अभी आप लोगों को पता होगा कि हमारे इधर एक केस हुआ था मोलेस्टेशन का, इससे पहले कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ है यंग लड़के का और वो आउटसाइडर उन्होंने मर्डर करके चले गए। तो सिक्योरिटी से हम काफ़ी सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हैं, क्योंकि हमारे पास करीब 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं और हमारे पास 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं, उसमें सीनियर रेजिडेंट हॉस्टल है। तो सभी की सिक्योरिटी के इंश्योर करने के लिए हम अपना रूटीन राउंड, हमारा रूल है कि हम 8 बजे के बाद हमारी पूरी टीम निकलती है शाम को, और मॉर्निंग में भी इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई अनवांटेड कोई लोग कैंपस में ना आए, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये रूटीन हमारा राउंड था। जब ये लोग आए और इन्होंने पहले गाली गलौज किया, इसके बाद बिना किसी प्रोवोकेशन इन्होंने असॉल्ट किया। प्रोबेबली वो लोग दारू पिए थे और उनके हाथ में जो उन्होंने हिट किया, जो हार्ड ऑब्जेक्ट था, वो एक दारू की बोतल थी और उसके अंदर कुछ कैन थी। उन्होंने मुझे सर के ऊपर मारना चाहा, बिल्कुल मतलब एक तरह से हत्या के इंटेंस से ये किया था, लेकिन चूंकि मेरी सारी टीम थी और मैंने एकदम से बचाव किया और वो फोरहेड पे मेरे सर सामने माथे पे लगा और काफ़ी डीप लैसरेशन है। इसके बाद प्रोफेस ब्लीडिंग होने लगी बहुत ज़्यादा। मेरे स्टूडेंट्स भी थे वहाँ, सब लोग आए, उन्होंने पकड़ा। इसके बाद पुलिस को कॉल किया, पुलिस भी आई और उसमें ये क्लेम कर रहा था एक आदमी कि वो एसआई है और ये कह रहा है कि आज तो मैं चला जाऊंगा, कल के दिन तुम्हारी डेड बॉडी तुम्हें गोली मारने यहीं आऊंगा दोबारा। उसने ये थ्रेट किया सबके सामने कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें गोली मारूंगा। वो अपने आप को एएसआई क्लेम कर रहा है। कौन से थाने का था ये बताया कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया। उसके बाद बिकॉज वो हमने उसको, हमारे आरडब्ल्यू ने कहा कि आप वो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, लेकिन उसने आइडेंटिटी कार्ड शो नहीं किया। अभी शायद अभी मेरे आरडब्ल्यू ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि वो एसएचओ को बताया उसने
एंड SHO का शायद उसके प्रति कुछ नरम रवैया, चूंकि मैं तो यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन मेरे RW के लोगों ने बताया कि शायद SHO का नरम रवैया है उसके प्रति। इसके बाद अभी हमारे सारे लोगों ने प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म किया। प्रिंसिपल सर का कॉल आया, कल मॉर्निंग में मीटिंग है, इंस्टीट्यूशनल FIR कल मॉर्निंग में मीटिंग के बाद की जाएगी। MD सर जो हैं हमारे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह सर का फोन आया, सर अभी आ रहे थे, मैंने कहा सर 9 पे आने का जरूरत नहीं है आपको। कल मॉर्निंग में हमारा अदरवाइज वैसे भी राउंड था सर का, सिक्योरिटी इश्यूज के लेके और बहुत सारे इश्यूज को लेके कल MD सर राउंड लेने वाले थे 9 बजे, तो वैसे भी हमारा प्लान था। तो सर कल मॉर्निंग में आएंगे और जो भी मीटिंग में जो डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्या स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं डॉक्टर? नहीं, मैं तो फैकल्टी हूँ, मैं तो, मेरे बच्चे हैं, ये है ना, मेरी जॉब है, मेरा काम है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन अगर बच्चे वो डिसाइड करेंगे, बच्चे RDA है और स्टूडेंट यूनियन है, मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, और मेरे बच्चों ने पहले भी डिमांड किया है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से और पुलिस से, सिक्योरिटी के लिए मांगा है। लेकिन अगर सब कुछ होते ही हुए भी अगर मर्डर हो जाता है, अगर वो भी इतने हाई एंड कैंपस में जहाँ पर इतने सारे डॉक्टर्स रहते हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल है, अगर इतनी सारी इलीगल एक्टिविटी होती है, बहुत आउटसाइडर यहाँ पर झुग्गी बना के रह रहे हैं, अनवांटेड लोग आ रहे हैं, उनको कौन बसा रहा है? प्रीवियस कुछ पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, कुछ अनऑथराइज्ड पार्किंग 12 कारें हमने परसों पकड़ी, कल 2 लोगों को हमने 2 गाड़ियों को पुलिस को हैंड ओवर किया, 12 लोग बाहर की थे, गाड़ियां पार्क थी, पता चला कि प्रीवियस गवर्नमेंट का एक लीडर इन्वॉल्व था उसमें, वो पैसे लेता था यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमने पकड़ा। इस वजह से भी रीजन हो सकता है क्योंकि क्रिमिनल्स हैं ये लोग। हमने चूंकि रिसेंटली अभी 5-6 डेज से अपने कैंपस में ये सारी चूंकि सिक्योरिटी ड्रिल जो है और ये एक्टिविटी हमने थोड़ा सा बढ़ाई है, शायद इसलिए अभी मेरे ऊपर अटैक किया है। सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि डॉक्टर कुलदीप के ऊपर अटैक क्यों किया, तो वो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि डॉक्टर कुलदीप, बिकॉज आई एम लीडिंग माई टीम, और मैं अपने बच्चों को भी गाइड कर रहा था, अपने सब बच्चों को ट्रेन कर रहा था कि बेटे किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो आई थिंक दैट माइट बी द रीजन। FIR हो गई है? FIR मुझे नहीं पता, हमने फर्स्ट हमने एक एप्लीकेशन दे दिया। FIR की कॉपी मिली अभी आपको? अभी FIR की कॉपी नहीं मिली। हमने एप्लीकेशन वगैरह सारे हमारे दे दिया है। पुलिस ने पार्सल स्टेटमेंट मेरा लिया है। इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद मॉर्निंग में वो शायद पुलिस आएगी और मेरा कंप्लीट स्टेटमेंट देगी। और RW के जितने विटनेस थे और मेरे स्टूडेंट्स थे सारे, इनफैक्ट सारे स्टूडेंट बहुत एजिटेटेड थे। मैंने अपने स्टूडेंट को रोका कि नहीं, कुछ नहीं करेंगे आप लोग कोई भी, और ये सारा वी विल अडॉप्ट द लीगल वे ऑफ टैकलिंग दिस सिचुएशन। और स्टूडेंट ने फिर इसके बाद माना। स्टूडेंट ने उनको समझाया भी कि बेटे कोई स्ट्राइक वगैरह पे भी नहीं जाएंगे, कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पेशेंट को इनकन्वीनियंस हो और किसी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि गवर्नमेंट पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट का रिस्पांस देखते हैं, बिकॉज ये पहली बार हुआ है कि सीनियर प्रोफेसर को इस तरह से हिट किया गया है, और वो भी मैं चीफ पैटर्न और हॉस्टल वार्डन होने के बाद। अगर हॉस्टल वार्डन अगर सेफ नहीं है तो मेरे स्टूडेंट कैसे सेफ है, ये प्रश्न है। बढ़ते अगली खबर क्या, सीएम फडणवीस और मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तावना पार्क का किया उद्घाटन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने संयुक्त रूप से प्रस्तावना पार्क का भव्य उद्घाटन किया है। इस अवसर पर तीनों नेताओं ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया, जो संविधान निर्माता के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप स्थापित की गई है। यह पार्क न केवल संविधान की प्रस्तावना को दर्शाता है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई ने अपने संबोधन में कहा है कि यह स्थल संविधान और न्याय के मूल आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। अशी त्यांना विनंती करतो। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आज संविधान उद्देशिका पार्कच्या उद्घाटन प्रसंगी आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करण्याकरता या ठिकाणी लाभलेले, आपल्या सर्वांकरताच भूषण असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आदरणीय भूषण गवई साहेब, आपले लाडके नेते आदरणीय नितीनजी गडकरी, पालकमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे, ज्यांनी 2020ची बॅटिंग केली ते संजय शिरसाटजी,
आशीष जायसवाल जी, न्यायाधीश श्री नितिन सांबरे जी, गिरीश भाऊ गांधी, हर्षदीप कांबळे जी, डॉक्टर माधवी खोडे सवरे, डॉक्टर बीरेंद्र सराफ, डॉक्टर रविशंकर मोर, डॉक्टर सुभाष कोंडावार, डॉक्टर नितिन राऊत, डॉक्टर जोगेंद्र कवाडे सर, डॉक्टर विकास महात्मे सर, श्री अनिल जी सोले, श्री प्रकाश जी गजबिये, श्री संजय मीणा, डॉक्टर पूरण मेश्राम, डॉक्टर समय बनसोड या ठिकाणी उपस्थित असलेले बॉम्बे हायकोर्टचे सर्व सन्मान्य न्यायमूर्ती, माजी न्यायमूर्ती, उपस्थित असलेले सन्मान्य कुलगुरू, सर्व या विश्वविद्यालयाचे प्राध्यापक, नागरिक आणि विद्यार्थी भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या वतीने मी भारताचे सरन्यायाधीश आदरणीय भूषण गवई साहेबांचं नागपूर नगरीमध्ये आणि या आपल्या विधी महाविद्यालयामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आम्हाला सर्वांना या गोष्टीचा अभिमान आहे की सर्वांना आपले वाटणारे असे गवई साहेब आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सरन्यायाधीश म्हणून अतिशय चांगल्या पद्धतीनं जबाबदारी सांभाळत आहेत. या गोष्टीचा देखील अतिशय मनापासून आनंद आहे की ज्या महाविद्यालयामध्ये भारतीय संविधानाचे धडे आम्हाला मिळाले, संवैधानिक मूल्य आमच्या कृतीमध्ये ज्या महाविद्यालयामुळे रुजले, त्याच महाविद्यालयामध्ये अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा हा संविधान प्रस्ताविका पार्क किंवा संविधान उद्देशिका पार्क या ठिकाणी तयार झाला. अतिशय सुंदर अशी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची मूर्ती ही देखील या ठिकाणी तयार झाली आणि आज त्याच्या उद्घाटनाकरता माननीय सरन्यायाधीश महोदय या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यामुळे नागपूर विद्यापीठाचं, आपल्या विधी महाविद्यालयाचं आणि विशेषतः ही जी काही गिरीश भाऊंच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार झाली होती, या समितीचे मी मनापासून अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो की अतिशय सुंदर अशा प्रकारचा पार्क या ठिकाणी तयार झालाय. आपण सगळे लोक जाणतो की भारताचं संविधान हे जगातलं सर्वात सुंदर संविधान आहे. कारण हे संविधान तयार करत असताना भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जागतिक मूल्य आणि शाश्वत भारतीय मूल्य यांची अतिशय उत्तम सांगड घातली आणि भारतीय समाजाला योग्य दिशा मिळेल, या ठिकाणी समतेचं आणि न्यायाचं राज्य स्थापन होईल, सर्वांना संधीचा समान अधिकार असेल आणि कुठेही डिस्क्रिमिनेशन होणार नाही, अशा प्रकारचं संविधान हे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलं. आणि हे संविधान कितीही मोठं असलं तरी त्याचा एसेन्स हा या संविधानाच्या प्रास्ताविकेमध्ये, उद्देशिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि या उद्देशिकेने जो मार्ग दाखवलाय त्या मार्गावर देश आणि समाज चालला पाहिजे, याकरता एक प्रकारे जी मूल्य तयार झाली ती मूल्य म्हणजे आमचं संविधान आहे, तो कायदा म्हणजे आमचं संविधान आहे, तो मार्ग म्हणजे आमचा संविधान आहे. आणि म्हणूनच भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये अशा प्रकारचा पार्क तयार होणं हे देखील अत्यंत महत्वाचं आहे. खरं म्हणजे आम्ही हा निर्णय केला की संविधानाच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये आमचे जे विद्यार्थी आहेत, या विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत संविधानाची उद्देशिका गेली पाहिजे. मी आमचे पालकमंत्री बावनकुळे साहेबांचं अभिनंदन करेन की त्यांनी नागपूर जिल्ह्यामध्ये अत्यंत धडाडीने हा कार्यक्रम राबवला आणि त्या माध्यमातून
आता जवळपास 80% घरांपर्यंत आपण आपल्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून ही उद्देशिका पोहोचवू शकलो आणि पूर्ण प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवण्याचा आपला तो प्रयत्न आहे. कारण या देशामध्ये आपलं संविधान आणि या संविधानाच्या उद्देशिकेत असलेली मूल्य ही जर आपण स्वीकारली तर या देशातले 90% प्रश्न हे नेहमी करता सुटतील. आणि म्हणूनच या उद्देशिकेचं आणि या संविधानाचं महत्व हे अनन्यसाधारण अशा प्रकारचं आहे. आज भारतामध्ये लोकशाही आहे कारण आमच्या संविधानाने लोकशाहीची रचना इतकी सुंदर केलेली आहे की ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य दिल्यामुळे कोणालाच असं समजण्याचं कारण नाही की माझी गळचेपी होते आणि कोणाची गळचेपी झाली तर त्याकरता देखील इतकी सुंदर व्यवस्था आपल्या न्यायालयांच्या माध्यमातून या ठिकाणी करण्यात आली आहे. आपल्या मूलभूत अधिकारांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे की प्रत्येकाला न्याय हा या ठिकाणी मिळेलच अशा प्रकारची व्यवस्था झाली आहे. आणि म्हणूनच आज संविधानाचे 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर भारत जगातली 4थी सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकला. याचं कारण काय हे ज्यावेळी देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींना विचारलं त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की याच्या पाठीमागे सगळ्यात मोठी शक्ती जर कुठली असेल तर ती भारतीय संविधानाची शक्ती आहे. या संविधानामुळे आज भारत इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की या संविधानाची उद्देशिका ही आपल्या विधी महाविद्यालयात या ठिकाणी असणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. त्याचा पार्क असणं आणि त्याची म्युरल्स असणं ही देखील मला असं वाटतं अतिशय उत्तम अशा प्रकारची गोष्ट आहे. मगाशी शिरसाट साहेबांनी अर्धसत्य सांगितलं. मी असं म्हणालो की होय आपल्याला आता हे पाडायचं आहे पण शिरसाट साहेब कुठल्या आकसाने आपल्याला पाडायचं नाहीये. आपल्याला या आमच्या विधी महाविद्यालयाची नवीन इमारत तयार करायची आहे. मगाशी आपण जिथे बसलो होतो सांबरे साहेब आम्ही सगळे त्याच क्लासमध्ये शिकलेलो आहोत त्यामुळे त्या वर्गाशी आमच्या खूप भावना जुडलेल्या आहेत. या कॉलेजशी देखील आमच्या भावना जुडलेल्या आहेत. मला तर असं वाटतं की प्रत्येक व्यक्तीचं जे चरित्र तयार होतं त्याच्यामध्ये काही संस्था अशा असतात की ज्यांचं एक फार मोठं कॉन्ट्रीब्युशन असतं. तसंच आमच्या चरित्रामध्ये या विधी महाविद्यालयाचं जो काही कॉन्ट्रीब्युशन आहे हे जन्मभर आम्हाला लक्षात राहील. आणि म्हणून या संस्थेत आल्यानंतर नेहमीच अतिशय मनापासून आनंद होतो. जुन्या आठवणी देखील उफाळून येतात. त्या जर मी सांगायला लागलो तर 2 तासाचा पिरियड हा त्याच्यामध्येच जाईल त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये जाणार नाही. पण या चांगल्या कार्यक्रमामध्ये माननीय गवई साहेबांसोबत आम्हालाही उपस्थित राहता आलं याबद्दल मी खरोखर समाधान व्यक्त करतो. आणि गिरीश भाऊंना आश्वस्त करू इच्छितो. मी असेल बावनकुळे साहेब असतील शिरसाट साहेब असतील आशिष जयस्वालजी असतील आम्ही सगळे किंवा गडकरी साहेब असतील आपण याचं जे स्वप्न पाहिलेलं आहे ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आणि भविष्यातही हे उत्तमच राहिलं पाहिजे या दृष्टीने आवश्यक त्या सगळ्या गोष्टी निश्चितपणे या ठिकाणी करू हा विश्वास आपल्याला देतो. आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. एक अतिशय महत्वाची अशी घोषणा इथे होते आहे. बढ़ती अगली खबर की ओर। शेफाली जरीवाला की रहस्यमयी मौत पर सुरक्षा गार्ड का बयान। मशहूर अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। उनकी असामयिक मृत्यु ने कई सवाल खड़े कर दिए। घटना की जानकारी तब सामने आई जब रात करीब 1 बजे परिसर के सुरक्षा गार्ड को किसी ने बताया कि शेफाली अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं सुरक्षा गार्ड शत्रुघ्न महतो ने कहा है कि मैंने शेफाली मैडम को जाते नहीं देखा, उनकी कार तो गई थी, मैंने गेट खोला था, वो करीब रात के 10:15 के समय में निकली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस कार में वो थी या कोई और। मुझे तो बस रात 1 बजे पता चला जब किसी ने बताया कि उनका निधन हो गया। शत्रुघ्न, ये बताइए कल आपने क्या देखा? कल कितने बजे यहाँ से शेफाली जी को लेकर क्या देखा था आपने? भैया मैं शेफाली जी को नहीं देखा, उसके गाड़ी गई है, मैंने गेट खोल दिया। वही 10-10 बजे। अच्छा, हाँ। क्या हुआ तो कुछ पता चल पाया? मुझे कुछ पता नहीं, इस चीज का कंफर्म नहीं है मुझे तो 1 बजे रात में पता चला, ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको रोज।
और उसने मोबाइल से फोटो दिखाया कि देखो शेफाली जी शायद डेट कर गए। दिखाया था आपको? था उसका कोई यार दोस्त, कोई इधर से आया था मोटरसाइकिल से, तो वो दिखाया था कि वो डेट कर गए हैं शेफाली जी। तो मैं बोला देखो मुझे तो कन्फर्म नहीं है इस चीज का, लेकिन आपको कन्फर्म करना है तो जाओ ऊपर जाकर पता कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल से यहाँ रह रहे थे शेफाली जी? तो बोला नहीं अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अच्छा। वो चले गए हॉस्पिटल। तो यहाँ पे कौन कौन है अध्यक्ष में? कौन कौन है यहाँ पे? कौन सी का? उनके घर में कौन कौन है इसमें? नहीं मैं नहीं बता सकता हूँ। पुलिस है अंदर? पुलिस है यहाँ पे? अब पुलिस है कि नहीं है ये मैं नहीं बता सकता। उनके घर में कौन कौन रहता था? मैं बताया ना कि मुझे कोई कन्फर्म ही नहीं है इस चीज का। परिवार में कौन कौन आपने उनको कभी घूमते घूमते देखा था यहाँ पे नीचे टहलते हुए? हाँ तो टहलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, टहलते रहते हैं। परसों देखा था। किस हालत किसके साथ थे वहाँ पे? दोनों मियाँ बीवी थे। अच्छा, कभी आपने उनकी बातचीत हुई है? नहीं मैं बात नहीं करता किसी से। उनका व्यवहार किस प्रकार से था? बहुत अच्छा, किसी को नहीं टोकती थी न रोकती थी, बस बहुत अच्छा अपना आया अपना काम किया गया, घूम फिर लिया अपना गया। अच्छा व्यवहार का, बहुत अच्छा आदमी थे। आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे तो 3 साल होने वाला है। यहाँ पे कितने साल से रह रही कभी आपने जाना? नहीं ये मुझे किसी चीज का जानकारी नहीं लेना है किसी से, मैं सिर्फ अपना ड्यूटी से मतलब रखता हूँ, बस अपना ड्यूटी बस। हाँ, और मैं किसी के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, बस मुझे इतना पता है कि मुझे अपना ड्यूटी करना है। कितने बजे गई? और वही 10:30 बजे, 10:15 बजे। और गाड़ी में कौन कौन था? देखा नहीं। आपने गेट खोला तो आपने देखा? नहीं देखा, काफी ताला शीशा है। अच्छा, काफी हड़बड़ी में थे लोग सब? हाँ हड़बड़ी में थे, चले गए। अच्छा, कुछ पता चल पाया था क्या हुआ था, कहाँ लेके जा रहे थे? नहीं, अच्छा, यहाँ तो 100 गाड़ी निकलता है रात को, तो मैं किस किस को कंफर्म करूँ भाई किसका कौन गाड़ी कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, इससे मुझे कोई मतलब कौन कौन रहता है कुछ नहीं, ये भी नहीं मैं बता सकता। अच्छा, ये भी नहीं मालूम। इसका बिल्डिंग कौन सा नंबर का है वो भी नहीं बता सकता मैं। अच्छा, सिर्फ आप यहाँ पे वॉचमैन का काम करते हैं? सिर्फ मैं वॉचमैन का, गेट से है मेरा, गेट खोलना है, गेट लगाना है, बस इतना ही काम है मेरा। उनकी कभी तबीयत खराब हुई थी बीच में हाल ही में? आपने कभी, अगर आप बोल रहे टहलते आपने देखा था, कभी बीच में उनकी तबीयत खराब? ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं टहलते हुआ परसों देखा था। परसों देखे थे? और आखिरी बार कल कब देखी? कल तो देखिए नहीं, मैं तो 8 बजे रात में आता हूँ ड्यूटी। अच्छा, रात में रहते थे? मेरा नेट ड्यूटी है, 8 बजे आता हूँ, सुबह 8 बजने वाला है, मैं चला जाऊंगा। ओके। शत्रुघ्न महतो। बढ़ते अगली खबर क्या? सांसद संजय राउत का आरोप पिछले 10 सालों से हो रहा है कानून का दुरुपयोग। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने देश की न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से कानून और व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा है कि पिछले 1 दशक से हम देख रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। शिवसेना हो या एनसीपी, एससीपी, सभी के साथ अन्याय हुआ। हमें न्याय चाहिए और उसके लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। तो न्याय व्यवस्था को यूज किया जाता है, खास करके 10 साल में हो गया है। ये चीफ जस्टिस आपको मालूम होना चाहिए। जिस तरह से शिवसेना, बालासाहेब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों के ऊपर जिस तरह से न्यायालय ने भी अन्याय किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है, चुनाव आयोग ने अन्याय किया है, और सब लोग चुप बैठे हैं। एक पार्टी जो बालासाहेब ठाकरे जी ने बनाई, शरद पवार साहब ने बनाई, उस पार्टी को आप खींचकर हमारे हाथों से गलत तरीके से किसी और के हाथ में देते हो, और हम आज भी तारीख पे तारीख के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाकर बैठे हैं। उस बारे में भी चीफ जस्टिस साहब ने सोचना चाहिए कि ये देश में क्या हो रहा है, न्यायालय पर किसका दबाव है। हाँ, ये निर्णय और ये फैसले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को चाहिए, वो कौन दे रहा है और किसके दबाव में मिल रहे, ये भी बड़ी बात है। का बयान आना, आपको लगता है कि सीजीआई साहब उम्मीद कर सकते हो कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो रही। जब स्वतंत्र रूप से सुनवाई होगी तो हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर क्या? आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी। दिल्ली में आज आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी ने श्रद्धा के साथ आचार्य श्री के योगदान को याद किया। आज का दिन इसलिए भी
खास है क्योंकि 28 जून 1987 को आचार्य विद्यानंद मुनिराज को आचार्य की उपाधि मिली थी। यह केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन संस्कृति को विचारों, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा थी। आज जब हम उनकी 100वीं जयंती मना रहे हैं, तो यह हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है। साथियों, आज का ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है। 28 जून यानी 1987 में आज की तारीख पर ही आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज मुनिराज को आचार्य पद की उपाधि प्राप्त हुई थी। और वो सिर्फ एक सम्मान नहीं था, बल्कि जैन परंपरा को विचार, संयम और करुणा से जोड़ने वाली एक पवित्र धारा प्रवाहित हुई। आज जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तब ये तारीख हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाती है। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के चरणों में नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे, ये प्रार्थना करता हूं। साथियों, श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जन्म शताब्दी का ये आयोजन ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसमें एक युग की स्मृति है, एक तपस्वी जीवन की गुंज है। आज इस ऐतिहासिक अवसर को अमर बनाने के लिए विशेष स्मृति सिक्के, डाक टिकट जारी किए गए हैं। मैं इसके लिए भी सभी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष रूप से आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी का अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। आपके मार्गदर्शन में आज करोड़ों अनुयायी पूज्य गुरुदेव के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर पर आपने मुझे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि देने का जो निर्णय लिया है, मैं खुद। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता गैंगरेप पर संबित पात्रा का आरोप राज्य प्रायोजित है यह दृश्य कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया। अब इस मामले पर बीजेपी सांसद डॉक्टर समित पात्रा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। समित पात्रा ने कहा है कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री हो, वहां महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्थिति उलट है। इतनी असंवेदनशीलता और क्रूरता क्यों? पीड़िता ने खुद बयान जारी किया है और अगर उसे ध्यान से पढ़ा जाए तो यह साफ हो जाता है कि यह गैंगरेप कहीं न कहीं राज्य प्रायोजित। भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने इस पूरे जघन्य कांड का मुआयना किया है और उन्होंने ये सब कुछ देखने के बाद आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्रूटल एक्ट, उन्होंने एक कमेटी बनाया है और वो कमेटी जो जाके जांच करेगी, ये कमेटी 4 दलीय सदस्यों का है और वो सदस्य है, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूं। श्री सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व पुलिस आयुक्त मुंबई, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री विप्लव कुमार देव, सांसद लोकसभा एवं श्री मनन कुमार मिश्र, सांसद राज्यसभा। यह जांच समिति शीघ्र ही घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आज बंगाल के दिन कलकत्ता के कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, लगभग 24-25 वर्षीय हमारी बहन एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में
एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शंस आपके पास रखूंगा। उसको ध्यान से पढ़ा जाए तो एक बात स्पष्ट होता है कि यह पूरा रेप का जो गैंग रेप का जो कुचक्र हुआ है, यह कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड ब्रूटैलिटी है, एक राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रेरित जघन्य क्रूरता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इसमें एक कॉलेज के यूनियन का संबंध है। जो मुख्य आरोपी हैं, जिसका नाम मनोजीत मिश्रा है, मनोजीत मिश्रा खुद ही जो टीएमसी की स्टूडेंट विंग होती है उसके सेक्रेटरी रहे हैं, वो पूर्व छात्र रहे हैं उस कॉलेज के, बाद में कॉन्ट्रैक्टरी भी करते हैं और लॉ की प्रैक्टिस भी करते हैं। वो खुद टीएमसी का सदस्य है। मैं वो फोटो भी दिखाऊंगा जहां वो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठे हैं, खड़े हैं और समय गुजार रहे हैं। ही इज अ मेंबर ऑफ टीएमसी, मनोजीत मिश्रा, द मेन अक्यूज्ड। उसके साथ जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी, जो बाकी दोनों हैं, वो उस लॉ कॉलेज के छात्र हैं। और इस पूरे घटना चक्र को बहुत ही विस्तार से समझाया है पीड़िता ने। उसने अपने चिट्ठी में लिखा है कि किस प्रकार 25 तारीख को शाम 7:30 बजे से लगभग 10:30 बजे तक मेरे साथ गैंगरेप हुआ। जो घटना चक्र है उसका जिक्र करते हुए मैं कुछ पोर्शंस पढ़ूंगा, आप उसमें से सोचिएगा कि कितना जघन्य था यह कांड। देन J and M and P came inside। इसमें उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। जो J है वो जैब के लिए है, जो M है वो मनोजीत के लिए है, और जो P है वो प्रमीत के लिए है। Then J called M and P to come inside. I asked help from them. I asked them to take me to Ruby General Hospital, but they were not helping me. Then I told them at least to bring an inhaler for me. M brought that. I took it and felt better. And I packed my things and went outside to escape and saw that they have locked the main gate and the guard was helpless and did not help. M and P again forcefully took me to the union room. I asked J, that is Jeb, to let me go. I even touched his feet, but he didn't let me go. He instructed M and P to take me to the guard's room and make the guard sit outside. They did so. They took me to the guard's room forcefully. J undressed me and started forcefully rape me. इसमें ग्रामेटिकल एरर है, रेपिंग होना चाहिए, उन्होंने रेप लिखा है, मगर भाव को समझने की आवश्यकता है। फोर्सफुली रेप मी। देन आई बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, गोरखपुर का सच आएगा सामने। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर और मथुरा लोकसभा सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि गोरखपुर का सच जल्दी सामने आएगा और वहां विरासत के बजाय कस्टडी का कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा है कि अयोध्या और प्रयागराज की लोकसभा सीटें भाजपा हार गई है, अब अगली 2 सीटें गोरखपुर और मथुरा की है। अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए, अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोल करके यहां के राज खोल दिए, तो वहां विरासत गलियारा की जगह
हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अगर गोरखपुर की सच्चाई सामने आ जाए तो वहां विरासत का गलियारा नहीं, हिरासत का गलियारा बनाना पड़ेगा। गोरखपुर में विरासत गलियारे में जमीन मकान का मुआवजा सहमति से नहीं बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार दबाव बना करके शासन प्रशासन का, पुलिस को आगे कर करके व्यापारियों से और जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे जबरदस्ती सहमति पर साइन करवा रहे हैं, जबरदस्ती सहमति दिलवा रहे हैं। सरकार अपना डर दिखा करके कि उन्हें मुआवजा न ज्यादा देना पड़ जाए तो सहमति के पत्र जारी करवा रहे हैं, सहमति करवा रहे हैं उनसे। हमारी मांग है कि उन्हें सहमति से नहीं, दबाव बना करके नहीं, डरा करके नहीं, धमका करके नहीं, बल्कि बाजार की कीमत के हिसाब से उन्हें मुआवजा देना चाहिए। सबको मालूम है जब खुद की जमीन का मामला था तो यहां बहुत सारे हमारे जागरूक पत्रकार हैं, सब जानते हैं कि जब उनकी खुद की जमीन का मामला था तो अधिकतम संभव मूल्य पर मुआवजा वसूला गया और जमीन देने के नाम पर तथाकथित दयावान बनने की वाहवाही भी लूटी गई थी। जिस समय उन्होंने अपनी जमीन का मुआवजा उठाया तो वाहवाही भी लूटी उन्होंने। और बाकी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। कि कितना मुआवजा उन्होंने उठाया होगा। सच्चाई तो यह है कि कॉरिडोर के नाम पर एक बहुत बड़ा भाजपाई लूट तंत्र सक्रिय है, जो तरह तरह के बहाने करके आसपास के लोगों की जमीन औने पौने दाम में ले लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों में बेच देते हैं, और या फिर उनसे दबाव बना करके जमीन छीन करके उस पे कैसे ज्यादा मुनाफा कमाएं, कारोबार करने का काम कर रहे हैं। इस खेल में कुछ गिने चुने भाजपाई मलाई काट लेते हैं, लेकिन स्थानीय जनता के साथ धोखा हो रहा है, उनके हाथ खाली रह जा रहे हैं और वो अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसलिए अयोध्या और प्रयागराज में भाजपा लोकसभा हारी और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर मथुरा और गोरखपुर का है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता गैंगरेप पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। कोलकाता में कथित गैंगरेप मामले में चौथी गिरफ्तारी के बाद अब राजनीतिक बवाल और भी तेज हो गया है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा और उनके इस्तीफे की मांग की। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि अब समय आ गया है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम राज्य में महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन आज महिलाएं खुद को सबसे असुरक्षित महसूस कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी। इससे हम लोग को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अरेस्ट होता है और ममता बनर्जी पुलिस मंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर पुलिस मंत्री भी है, उनके हाथ में ही सब पुलिस। लेकिन जो चार्जशीट दिया जाता है वो एकदम लघु धारा में दिया जाता है, और आप जब भूल जाएंगे, हम लोग जब भूल जाएंगे ये केस को, तब एकदम लघु धारा देकर उन लोग को फिर रिहाई कर दिया जाएगा, तब हम लोग को याद भी नहीं रहेगा। तो ये ऐसा होता ही चला आ रहा है। ये तो अच्छा है कि आरजी कौर केस अभया का जो घटना हुआ था, मार दिया गया हमारा बहन को, इसमें मारा नहीं है, जीवित है, और हम लोग उनके साथ है। आज जो हुआ है राजनीति का नाम में, वो अपना तृणमूल के संपादिका है, सेक्रेटरी। तो ममता बनर्जी अपना पार्टी का महिला को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो दूसरा महिला का आप क्या बात करते हैं?
कन्याश्री, रूपश्री, जुबोश्री देने से एम्पावरमेंट होता है, सुरक्षा होता है। आज कलकत्ता शहर के अंदर एकदम बिजी इलाका में, वन ऑफ द पॉशेस्ट इलाका, वहां कॉलेज में 7:30 से रात का 11 बजे के अंदर लगातार उनको धर्षण किया गया। कहां था कॉलेज का अथॉरिटी? कहां था गवर्निंग बॉडी? कहां था सिक्योरिटी? ये तो जवाब देना पड़ेगा, ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा। आज जो विक्टिम है उसकी अगर हम मेडिकल रिपोर्ट देखें, FIR में जो दर्ज की गई है, तो मल्टीपल इंजरी, ये सब के बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। उनका जो रिपोर्ट आया है, उनका प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज्यादा खतों है, माने इंजरी रिपोर्ट है, इंजरी है। उनका सारा बॉडी में कंप्लीट इंजरी मार्क्स है। बहुत ही उनको बेरहमी से उनको धर्षण किया गया, ये 3 जन मिलके, और मनोजीत मिश्र, जैब अहमद और प्रमोद मुखोपाध्याय, 3 जन। इसमें जो मेन अक्यूज बोला जा रहा है मनोजीत मिश्र, कॉलेज का एक्स है, तो शाम को 7:30 बजे वो वहां क्या कर रहा था? यूनियन रूम, जहां यूनियन का इलेक्शन नहीं हुआ है आज, तब से जब आरजी का घटना घटा तब से मुख्यमंत्री बोला था हम सब जगह इलेक्शन करवा देंगे, अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये एक्स कैंडिडेट जो वहां का गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट अशोक देव, जो टीएमसी का बजबज का एमएलए है, उनका एकदम बहुत लाडला है, राइट हैंड, उनका इंस्पिरेशन से ये सब हुआ है, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं ममता बनर्जी, बहुत हो गया है आपका ये डायलॉगबाजी, और हर दिन महिला के ऊपर अत्याचार, रेप, मोलेस्टेशन, खून, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रेजिग्नेशन दीजिए। महिला का सुरक्षा चाहिए जिसका ऊपर ये घटना घटा है। हर यूनियन में इलेक्शन तुरंत करवाइए, प्रिंसिपल बिठाइए। इस कॉलेज में कोई प्रिंसिपल नहीं है। एक्टिंग वाइस प्रिंसिपल जो है तृणमूल के बहुत करीब, सरकार के बहुत करीब, नयना चैटर्जी, वो एक्टिंग प्रिंसिपल है। क्यों? तो इमीडिएटली प्रिंसिपल बिठाइए, ये हमारा कुछ दाबी है। और मुख्यमंत्री आप पदत्याग कीजिए। टीएमसी की तरफ से ये बोल दिया गया है कि मनोजीत का कोई एसोसिएशन नहीं है टीएमसीपी के साथ 2022 से ही। तृणमूल छात्र परिषद के एक्टिव मेंबर और साउथ कलकत्ता जो लॉ कॉलेज जिसमें घटना घटी है, उसका जो गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट, टीएमसी के बजबज के एमएलए अशोक देव के साथ उनका बहुत बहुत करीबी माने संबंध। ये पहला बार नहीं है कि महिला के ऊपर अत्याचार ये मनोजीत किया है, इसके आगे भी बहुत सारा केस हुआ है, बहुत महिला के ऊपर अत्याचार किया है, मोलेस्टेशन का केस भी है, लेकिन कहीं पर भी अगर महिला प्रतिवाद भी किए तो उसका फल नहीं हुआ, क्योंकि ये अशोक देव और तृणमूल के जो नेता नेत्री है उसके साथ इनका बहुत अच्छा संबंध। तो अभी अगर मुख्यमंत्री और फिराद हाकिम और टीएमसी नेता बोलेंगे कि टीएमसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो कल ही तृणमूल के छात्र परिषद के जो प्रेसिडेंट है वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकार किए हैं कि है टीएमसी के हम लोग का मेंबर है, लेकिन हम लोग बहुत शर्मिंदी है हमारा, वी आर अशेम्ड। अशेम्ड बोलने से तो नहीं होगा ना, तदन तो होना चाहिए, तदन तो हो, और सख्त से सख्त ये कार्रवाई हो और सजा हो। क्योंकि आज इस परिस्थिति में चले गए पश्चिम बंगाल कि अगर हमारा बेटी हो, इवन बेटा भी हो, तो हम जब कॉलेज में भेजेंगे ना, तो मेरा बेटी का खून हो सकता है, धर्षण हो सकता है, ये नॉर्मल विषय है। तो बच्ची को भेजने से पहले हम माने जो अभिभावक है उनको बोलना चाहते हैं कि उनको मार्शल आर्ट्स थोड़ा सिखा दीजिए, और पॉकेट में थोड़ा सा छुरी और पेपर स्प्रे रखने का लिए बोलिए, क्योंकि अगर माने अत्याचार हो तो हम अपना सुरक्षा दे सकते हैं, इतना व्यवस्था करके भेजिए। नाच गाना आवृत्ति ये हमारा बंगाल के महिला लोग सीखते हैं, बंगाली कल्चर, लेकिन उसका पहले है कि मार्शल आर्ट सिखाइए, उसके बाद भेजिए स्कूल और कॉलेज में। आज ये अवस्था है पश्चिम बंगाल के। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार गवर्नमेंट को बोला गया है कि जो वोटर कार्ड है उसमें 1987 से 2004 तक जिनका वोटर लिस्ट है उन्हें अपने माँ बाप का भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एकदम खास करके आइडेंटिटी कार्ड, लाइक जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसे डेरेक ओब्रायन ने बोला है कि एनआरसी लाने के लिए है ऐसा। देखिए, ये अभी तक बंगाल के लिए हम लोग सुने नहीं है, लेकिन अगर ये पश्चिम बंगाल में लागू हो तो ये बहुत अच्छा होगा। हम इलेक्शन कमीशन से आर्जी करते हैं कि जो बिहार में आप लोग लागू कर रहे वो आप लोग
पश्चिम बंगाल में जरूर कीजिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आधा से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी को ममता बनर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के रखे हैं। ये ममता बनर्जी करवा दिए है वोट बैंक के लिए। तो आज डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोल रहे हैं, उनको तो आपत्ति नहीं होना चाहिए अगर ये इसको लागू करें, क्योंकि आज 2006 में हम लोग देखे थे ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के विषय में ही ममता बनर्जी कागज का दिस्ता फेंक के मारा था पार्लियामेंट में डेप्यूटी स्पीकर को। उनका तो यही विषय था। तब सीपीएम गवर्नमेंट थे, तब ममता बनर्जी ऑपोजिशन में थे। तो आज अगर हम लोग प्रतिवाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसमें डेरेक ओब्रायन और सागरिका जी को तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ही मुख्यमंत्री तो इसी विषय को लेकर कागज छोड़ा था। तो हम क्या ये समझे कि ऑपोजिशन लीडर होने का टाइम एक पॉलिसी और मुख्यमंत्री होने का टाइम वोट बैंक के लिए दूसरा पॉलिसी। हमारा हिंदू का जो अधिकार, हमारा घर, मुसलमान का जो अधिकार, हमारे राष्ट्रवादी मुसलमान का पानी का, हमको पानी चाहिए, हमको शौचालय चाहिए, वो अधिकार आप वोट बैंक के लिए बांग्लादेश का, रोहिंग्या का और इन्फिल्ट्रेटर्स को दे देंगे, और ये हम लोग मानेंगे? कभी नहीं। डेरेक का कहना है कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आया है कि बंगाल असेंबली में उन्हें 46 to 49 सीट मिलेगी, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, इसी का इस्तेमाल करके। इंटरनल सर्वे का विषय जो आया है, मुझे लग रहा है कि ये नंबर थोड़ा इधर उधर हो गया है। मैंने जो टीएमसी को मिलना था, मिलना होगा अभी आगे में 2026 में, वो अभी वो मैंने फेस लॉस बचाने के लिए वो बीजेपी का नाम से कर रहे हैं। क्योंकि डेरेक ओब्रायन का मुझे ये लगता है कि मिट्टी का जो एक है ना, जो पल्स, उससे थोड़ा वो लोग थोड़ा सा बड़ा नेता बन गया ना, वो टच चला गया है। अगर डेरेक ओब्रायन जी आप थोड़ा सा रास्ते में जाइए, थोड़ा सा ऊपर से आप लोग थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा स्पंदन फील करने का कोशिश करिए कि बंगाल के लोग क्या चाह रहे हैं। आपको सुनाई देगा कि बंगाल के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और परित्राण चाह रहे हैं आपका सरकार से। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का राहुल गांधी पर। गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव प्रचार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पवित्र संविधान की किताब लेकर प्रचार करते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा, जो पूरी तरह गलत है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि युवराज राहुल गांधी पवित्र संविधान की किताब उठाकर प्रचार करते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म कर दिया जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुसार ही चल रहा है। आज से इनकी चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी की आज भी अगर इलेक्शन आ जाता है तो उनका चौथी पीढ़ी का युवराज वो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार करता है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये बात बोलता है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश संविधान के अनुरूप चल रहा है। आज हम सब देख रहे हैं, इन पिछले 11 वर्षों में देश ने एक नई करवट ली है, परंतु हमने कहा भी है कि आप अपने पूर्वजों की जो उनके कार्य रहे हैं, कम से कम जब शीशा देखते हैं तो शीशे में शीशा खराब नहीं है, आपका चेहरा खराब है। जब आप शीशे में देखते हैं, फिर उंगली उठाते हैं शीशे के ऊपर, वो शीशा खराब नहीं, आपका चेहरा खराब है। अगर इनके पूर्वजों का देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इस देश को, इस देश के संविधान के अनुरूप 562 रियासतों को एकजुट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक ही रियासत इनके जिम्मे आई, जवाहरलाल नेहरू, उसी रियासत के अंदर पूरे देश को भुगतना पड़ा।
किस प्रकार का भेदभाव देश के साथ किया गया। जो रियासत जम्मू कश्मीर थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जाने के लिए भी परमिट लेना पड़ता था, और वहां जम्मू कश्मीर के अंदर 2 संविधान थे, जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान थे, 2 निशान थे। हम सब इस बात को जानते हैं, कितने लंबे समय से पूरा देश उस गलती को भुगत रहा था, परंतु अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं किया। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहूंगा कि इस काले अध्याय के जो 25 जून 1975 को ये काला अध्याय लोगों ने भुगता है, क्या इसकी देश से आप लोग माफी मांगेंगे? आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं है। 1984 के दंगे हुए, एक विशेष टारगेट तरीके से एक वर्ग को कत्लेआम कर दिया गया, उसकी माफी नहीं मांगी। उसका भी इस पवित्र संविधान के अनुरूप अगर न्याय किसी ने दिलवाने का काम किया है तो उस बढ़ती अगली खबर क्या? दिल्ली के शाहदरा में 19 साल की युवक की चाकू घोंपकर हत्या। दिल्ली के शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रानी गार्डन इलाके में 19 वर्षीय युवक यश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शुरुआती जांच में हमलावरों की पहचान अमान और रहमान के रूप में की है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा है कि हम जल्द ही दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मामले की जांच जारी है। यहाँ पे प्लीज
बढ़ते अगली खबर क्यों। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का वन विभाग के अतिक्रमण अभियान पर बयान। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास में वन विभाग के अतिक्रमण अभियान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा है कि बारिश के मौसम में आदिवासी समुदाय को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मोहन यादव ने कहा है कि वन विभाग की कार्रवाई को लेकर कुछ घटनाएं सामने आई। मैंने कहा है कि बारिश का मौसम है, हमारी कार्रवाई से हमारे आदिवासी भाई बहनों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिससे सरकार की योजनाएं पूरी हो और हमारी संवेदनशीलता बनी रहे। और खास करके सीहोर देवास के अंदर वन विभाग के अमले के द्वारा या आदिवासी अंचल को लेकर के कुछ मेरी घटनाएं ध्यान में आई है, जिसमें बारिश के दरमियान इस कार्रवाई से हमारे गरीब वर्ग के लिए थोड़ी सी मैंने विभाग को भी कहा है कि बारिश का समय है, हमारी कोई भी कार्रवाई, हमारी सरकार गरीब आधारित सरकार है, किसी भी आदिवासी भाई बहन को कष्ट हो तो इससे बड़ी मेरे लिए दुख की बात नहीं। मैंने कहा है कि आप अपने सारी सिस्टम में उन व्यवस्था को खड़ा करें जिससे सरकार की योजनाओं का भी पूरा हो और सरकार की योजना के साथ साथ जो हमारी संवेदनशीलता है वो भी बरकरार रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार उसी प्रकार के जनहितैषी काम करते जा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे सभी वर्गों में, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य वर्ग के भी गरीब लोगों के सबके जीवन में बदलाव आए, सबके जीवन में सरकार की मदद मिले और उनके अपने जीवन में समृद्धि का रास्ता खुले। आइए हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ प्रदेश भी नंबर 1 का बने। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैंने माननीय मंत्री विजय शाह जी से भी कहा है कि वो वहां जाकर के इस पार्ट पे देखे और आदिवासी भाई बहन के लिए जो जो मदद हो सकती है वो जरूर करें। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता गैंग रेप मामले पर भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव का हमला। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां भाजपा नेता अपर्णा बिष्ट यादव ने कोलकाता में हुए कथित गैंगरेप की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अपर्णा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही है जो निंदनीय है। अपर्णा बिष्ट यादव ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री और उनसे ऐसी चीजों की उम्मीदें नहीं की जाती। कैसे देखती हैं आप? बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही निंदनीय है। रेप की घटना कहीं भी हो, सबसे ज्यादा जघन्य अपराध, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। महिला अस्मिता के प्रति ये सबसे बड़ा मुझे लगता है अपराध है। और मैं बड़ी ताज्जुब में हूँ कि वहाँ पर एक लेडी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, जो जिनसे अपेक्षा नहीं करी जाती है। 10 मंथ्स पहले भी उनके स्टेट में इस तरीके की घटना हुई और आज बड़ी दुखद बात है कि हमारे बीच में फिर इस तरीके की घटनाक्रम आ रही है। मेरा सबसे पहले तो यही बात रहेगी कि उस बच्ची को न्याय मिले। और वो एक लॉ स्टूडेंट है, उसने एक बहुत ही अपना मुझे लगता है कि करेज मस्टर करी है कि वो इकट्ठा उन लोगों के खिलाफ बयान दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। परंतु एक बात, घटनाक्रम जब हम उनका बयान पढ़ रहे थे, जो हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि तृणमूल कांग्रेस की मीटिंग थी उस घटनाक्रम से पहले उसी लॉ कैंपस में, और उसके बाद ही ये घटना हुई। गार्ड रूम में उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ। ये बड़ा ही जो है विषय जांच का है और इस पे जो है सरकार जैसे जांच कराए, परंतु उस बच्ची को न्याय मिलना। अब वक्त हो चलो दर्शकों ब्रेक की बात, खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच